Hello everyone, welcome back to our channel. मैं राहुल सिंह और आज हम लोग अपने नए चैप्टर परसेंटेज के साथ मूव करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि ये हमारा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन सीसैट है, जहां हम सब 50 डेज मैराथन कर रहे हैं। देखो, मैं ये बहुत ही क्या बोलता हूँ, विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये जो 50 डेज मैराथन है, इसमें आपके पूरे कोर्स को कंप्लीट किया जाएगा। मेजॉरिटी सम्स मैं करवाने की कोशिश कर रहा हूं और मैं चैप्टर्स के हिसाब से, मैं सीसैट के बुक से मेजॉरिटी सम्स आपको करवा रहा हूं और जो बच जा रहे हैं वो आपको होमवर्क में दे रहा हूं, जिसका लाइव डाउट सेशन वी विल बी डूइंग ऑन संडे, एवरी संडे। नेक्स्ट, आफ्टर कंप्लीटिंग 10 चैप्टर्स, जैसे ही हमारे 10 चैप्टर खत्म हो जाएंगे, वी विल गो विद अ टेस्ट, एक मॉक टेस्ट लेंगे जिससे आपके 10 चैप्टर रिवाइज हो जाए। टेस्ट होने से आपको कॉन्फिडेंस आएगा। 10 ऐसे करके हम एक प्लान पे गए हैं कि उस हिसाब से हम टेस्ट को करेंगे। और सबसे बेस्ट पार्ट है कि रिजल्ट आपको उसी मोमेंट ऑफ टाइम आपको मिल जाएगा कि आपके कितने सही है और आपके कितने गलत है। आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। द मोमेंट यू कंप्लीट योर टेस्ट, यू विल बी गेटिंग योर रिजल्ट। और ये जो बैच है 50 डेज मैराथन, शायद यूट्यूब के इतिहास में ये फर्स्ट टाइम है जहां पर एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन सीसैट करवाया जा रहा है। आज तक पेड कोर्सेस आपको काफी मिलेंगे और पेड कोर्सेस बहुत है मार्केट में, बट ये जो है ये पूरा का पूरा फ्री कोर्स है और इसमें उसी तरीके से क्लासेस होंगे जैसे एक पेड कोर्स में होगा। ऐसा नहीं है कि फ्री कोर्सेस बोलकर मैं सेलेक्टिव सम्स को करवा दूं और आगे बढ़ जाऊं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मेजॉरिटी सम्स को कवर कर पाऊं और मेजॉरिटी सम्स को कवर कंप्लीट कर पाऊं। तो ये पूरा एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनाया गया है जिसमें आप कभी भी बैठो, पूरे चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे। एवरी डे यू आर गेटिंग वन क्लासेस एंड दैट यू कैन डू। ओके, एनीवेज, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक परसेंटेज। नाउ, परसेंटेज में वी ऑल नो दैट व्हाट इज परसेंटेज। हम सबको पता है कि परसेंटेज क्या होता है। राइट, हम सबको पता है कि परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज इज व्हाट एनीथिंग विच इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ 100 के टर्म्स में जब चीजों को एक्सप्रेस किया जाता है, दैट इज व्हाट वी से परसेंटेज। और अगर आप इसको थोड़ा सा तोड़ दे तो यहां पे दो शब्द मिलते हैं, पर और सेंटेज। पर मतलब बेस ऑफ और सेंटेज मतलब सेंचुरी। सेंचुरी मतलब 100, यानी बेस ऑफ 100 और एनीथिंग विच इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ 100। सो दिस इज द लॉजिक ऑफ परसेंटेज। परसेंटेज में हम कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे, तो पहले थोड़ा चीजों को समझने की कोशिश करो कि देखो मेरे भाई, परसेंटेज आप लोग जैसे करते हो वो तरीका सही है, मैं ये कह सकता हूं, बट मैं जो कह रहा हूं, मैं कहता हूं कि रन फॉर वन। आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसका मेरा एकदम सोल मोटिव है, रन फॉर वन। एक के पीछे भागो। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मान लो एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 30% ऑफ एक्स इज 180, व्हाट इज 70% ऑफ एक्स। मान लो ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ, 30% ऑफ ए या एक्स इज 180, व्हाट इज 70% ऑफ एक्स। मान लो ऐसा कुछ है, तो जो आपका ट्रेडिशनल तरीका वो ये होगा कि 30% ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 180। 30/100 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 180। परसेंटेज को हटाने के लिए बाई 100, ऑफ को हटाने के लिए इनटू। तो ये आपका बेसिक तरीका होगा। फिर x इज इक्वल्स टू 180 इंटू 100 डिवाइड बाई 3 गिविंग अस 600। कोई दिक्कत? ये गया 6 टाइम्स, तो 6 इंटू 100 600। नाउ आपसे क्या पूछा है? 70% ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू 70% ऑफ 600। तो मेरा आंसर कितना आएगा? 70/100 इंटू 600 कटा तो मेरा आया 6 इंटू 70 आया 420।
ये हमारा एक बेसिक तरीका है जो जनरल बच्चे करते हैं, बट हम तरीका को चेंज करेंगे। देखो मेरा तरीका क्या है, मैं जो बात बोल रहा हूं उसको प्लीज थोड़ा कंसंट्रेट करिएगा। क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए। 30% ऑफ एक्स, एक पर्टिकुलर नंबर का 30% जो है वो 180 है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि उस पर्टिकुलर नंबर का जो 30% है वो 180 है, यही आप कहना चाहते हो। एक पर्टिकुलर नंबर का 30% ही 180 है। तो मैं कह दूं कि अगर मैं किसी चीज को इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज करूं तो वो 30 होता है, और इन टर्म्स ऑफ वैल्यू बोलूं तो वो 180 होता है। सर दोनों के मतलब सेम है, यानी दोनों का दोनों इक्वल वैल्यू है। रिपीटिंग माय पॉइंट, फॉर एग्जांपल अगर फुल मार्क्स 500 है तो मैं ये कह दूं फुल मार्क्स 500 और परसेंटेज में कहूं तो 100%। तो मैं ये कह दूं ना कि 100% ही तो 500 है, या मैं ऐसे कह दूं 500 ही तो 100% है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर मैं उसको परसेंटेज में पूछूंगा तो आप कहोगे कि 30% है, और अगर मैं उसको वैल्यू में पूछूंगा तो आप कहोगे 180 है। दोनों का मतलब सेम है। तो अगर दोनों का मतलब सेम है तो दोनों एक दूसरे के इक्वल हुआ। तो अगर 30% 180 है तो 1% क्या होगा? 1% होगा 180/30, दैट इज 6। यह समझ। अगर आपको 1% का वैल्यू पता चल गया तो अब आप ये नहीं पता करोगे कि x क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे x पूछा ही नहीं है। मैं ये बताना चाहता था कि आपने यहां जो x निकालने पे अपने समय को बर्बाद किया, या मैं कहूं कि आपकी मजबूरी थी, वो जरूरत नहीं था, क्योंकि क्वेश्चन में x का रिक्वायरमेंट नहीं था। क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट था 70 का। तो अगर 1% 6 है तो 70% कितना होगा? 6 इंटू 70, दैट इज 420। इज इट क्लियर टू ऑल? देखिए मेरा आंसर भी वही है जो आपका आंसर है, बट मेरा अप्रोच अलग था। सर एक बार इसको थोड़ा सा वापस रिकॉल कर दीजिए। तो रिकॉल जब करूंगा तो वापस एक ही चीज को तो नहीं बोलूंगा। मैं कहता हूं कि तुम्हें अगर परसेंटेज से प्रॉब्लम है तो P स्टैंड्स फॉर परसेंटेज, P स्टैंड्स फॉर पेन। तो मैं अगर ये कह दूं कि परसेंटेज के जगह पे मैं पेन शब्द यूज करूं तो कोई प्रॉब्लम है? एक बार के लिए रिप्लेस कर रहा हूं, मान लो ना यार। तो अगर मैं ये कहूं कि 30 पेन इज इक्वल्स टू 180, जैसा आपने कहा था ना कि 30% इज 180, तो मैं परसेंटेज की जगह पे क्या रिप्लेस कर रहा हूं? पेन। तो 30 पेन का दाम अगर 180 है तो एक पेन का दाम क्या होगा? 180/30, दैट इज 6। अभी आपने कितने पेन का दाम पूछा? 70 पेन का दाम पूछा, तो 70 पेन का दाम क्या होगा? 6 इंटू 70, 420। सर ये हिसाब तो और अच्छे से सेट हो गया, क्योंकि परसेंटेज शब्द से कई बार मैं कंफ्यूज हो जाता हूं। अगर किसी को वीक लगता है कि भाई मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, तो एक बार परसेंटेज की जगह पर पेन शब्द का इस्तेमाल करिए। जैसे ही आप 2-3 सम्स करेंगे ना, मैं श्योर करता हूं कि फिर आप दूसरे को सिखाने लगेंगे कि तकलीफ है परसेंटेज की जगह पेन यूज करो, और तुम खुद परसेंटेज यूज करने लगोगे। तो मेरी बात आप समझ रहे हो कि इट इज नॉट अ बिग डील कि आपको क्या इस्तेमाल करना है, परसेंटेज रखना है कि पेन रखना है कि कॉपी रखना है कि खुद को रखना है, कोई मैटर ही नहीं करता है कि नहीं। ये तो बस एक समझाने का तरीका था। तो आपको समझ में आया कि द मोमेंट आई कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ 1, आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एनीथिंग विच इज आस्क्ड। अगर 70 पूछता है तो 70 से मल्टीप्लाई, 80 पूछेगा तो 80 से मल्टीप्लाई, 100 पूछेगा यानी x पूछेगा तो 100 से मल्टीप्लाई। तो जैसे ही मुझे एक का वैल्यू मिल जाएगा, मैं किसी भी वैल्यू को कैलकुलेट कर पाऊंगा। तो आपको समझ में आया वैल्यू ऑफ 1, पावर ऑफ 1। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने नए कंसेप्ट की तरफ मूव करते हैं। सर कंसेप्ट में मूव करने से पहले थोड़ा एक क्वेश्चन इस पे डिस्कस कर लीजिए, ठीक है। मान लो मैं ये कहता हूं अ बॉयज कोड 70% मार्क्स and
फेल्स बाई 70 मार्क्स। ठीक है, 70% लाने के बाद भी 70 मार्क्स से फेल हो गया। ये सब यूपीएससी में ही होता है। अनदर बॉय, या ऐसे बोलू, ठीक है चलो वैसे ही रखता हूं। अनदर बॉय स्कोर्ड 80% मार्क्स एंड पास्ड बाई 30 मार्क्स। व्हाट इज द टोटल मार्क्स, व्हाट इज द पासिंग मार्क्स? मैं दोनों निकालूंगा। तो पहले मैं टोटल निकाल लेता हूं, आप चाहो तो पहले पासिंग मार्क्स भी निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने क्या कहा, कुछ भी पूछे मेरे लिए वो मैटर नहीं करता, मेरे लिए ये मैटर करता कि मैं क्या एक का वैल्यू निकाल पाऊंगा, हाँ या ना। अगर एक का वैल्यू निकल गया तो टोटल पूछेगा तो टोटल मल्टीप्लाई होगा, पासिंग पूछेगा तो पासिंग मल्टीप्लाई होगा। होप इट इज क्लियर। अच्छा, अभी अगर आप इसको तरीके से करोगे, कंसेप्चुअली जाके करोगे, तो आप ये कहोगे कि लेट द टोटल मार्क्स, जो आपका फेवरेट है, लेट द टोटल मार्क्स बी एक्स। तो आप कहोगे 70% ऑफ एक्स वो लाया और 70 मार्क्स कम लाया। तो क्या मैं ये कह दूं कि अगर 70 मार्क्स ज्यादा ले आएगा तो वो पास हो जाएगा? जी सर। दूसरे बच्चे ने 80% मार्क्स लाया और वो 30 मार्क्स ज्यादा लाया, 30 मार्क्स कम कर दे, तो देखो मेरा कहने का मतलब ये था 80% ऑफ एक्स, ये भी आपका पासिंग मार्क्स है, ये भी आपका पासिंग मार्क्स है। यही मेरे पास एक तरीका था जहां पर हम इक्वलाइज कर सकते थे। यस और नो? एक बच्चा 70% लाया, 70 मार्क्स से फेल हो गया। दूसरा बच्चा 80% लाया और 30 मार्क्स ज्यादा ले आया, तो 30 मार्क्स अगर पीछे कर दे तो वो पासिंग मार्क्स में आ जाएगा, और जो फेल हुआ उसका 70 मार्क्स ऐड कर दे तो वो पासिंग मार्क्स में आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका एक्स सॉल्व हो जाएगा। मैं देखो नहीं करने वाला, मैंने ना पढ़ा है, मतलब पढ़ा तो हूं, बट मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे कोई भी स्टूडेंट एक्स के कंसेप्ट का इस्तेमाल कभी करे, क्योंकि मैं जैसा कहता हूं कि एक्स इज एक्स। सो प्लीज इस बात को ध्यान रखिए और एक्स को दूर ही रखिए, वरना लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आएगा। एनीवेज, तो अगर मैं अपने कंसेप्ट से जाऊं और मैं ये कहूं कि भाई चलो मेरे भाई ये पासिंग मार्क्स का मैं लाइन पुट कर रहा हूं, और मैं ये कहता हूं कि दो बंदे मेरे सामने खड़े हैं, ए और बी। ये बंदा जो पासिंग मार्क्स से पीछे, ये फेलियर है, और ये जो पासिंग मार्क्स से आगे है, पास है, जैसे कि तुम। ठीक, तो अगर वो बच्चा फेल है तो वो पासिंग मार्क्स 70% लाया, और जो पास हुआ वो 80% लाया। इस बात से आप अग्री करते हो? जो फेल हुआ है वो इस पोजीशन से 70 मार्क्स पीछे, 70 मार्क्स पीछे, और जो पास हुआ है वो यहां से 30 मार्क्स ज्यादा लाया। एवरीवन अग्री विद दिस डायग्राम? ये डायग्राम समझ में आ रहा है? मैं 70% लाया हूं, मैं पासिंग मार्क्स से 70 मार्क्स पीछे हूं, जो 80 लाया है वो 30 मार्क्स ज्यादा है। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं ये कहूं कि ये जो है ये सेम लाइन पे खड़ा है, सब तो सेम लाइन पे खड़ा है, तो कहीं गलत तो नहीं? 70% लाया हूं या 70 मार्क्स कम लाया हूं, दोनों का मतलब सेम है। 80% लाया हूं या 30 मार्क्स ज्यादा लाया हूं, दोनों का मतलब सेम है। तो अगर दोनों का मतलब सेम है तो ये बताओ कि इनके बीच में गैप कितने का है? सर 10% का। और इनके बीच में 100 मार्क्स। यस, नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, जिसको नहीं समझ में आया वो सुने। मैं हूं 70% वाला, तुम हो 80% वाला। हम लोग दोनों आपस में बात किए कि बताओ तुम्हारा कितना परसेंट आया? तुमने कहा 80, मैंने कहा 70। अच्छा, तुम्हारा 10% ज्यादा है, ठीक है, ओके। अभी बात हुई मार्क्स की, तो मैंने कहा कि मेरा पासिंग मार्क्स से 70 कम आया, तुमने कहा मेरा पासिंग मार्क्स से 30 ज्यादा आया, तो हम दोनों के बीच में जो गैप है वो 100 मार्क्स का है कि नहीं है?
समझ में आ रहे हो? पक्का। अब मेरे को एक बात बता भाई जी, 10% लाया, गैपिंग है, परसेंटेज के टर्म में अगर गैप डिफरेंस देखे तो 10%, और मार्क्स के टर्म में डिफरेंस देखे तो 100 मार्क्स, और दोनों के दोनों चीजें सेम है ना, क्योंकि दोनों के दोनों तो डिफरेंस की बात कर रही है। एक कर रहा है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज और एक कर रहा है इन टर्म्स ऑफ मार्क्स। तो अगर 10% 100 है तो 100% कितना होगा, या मैं ऐसे करूं 1% कितना होगा, थोड़ा सा स्टेप बाई स्टेप चलते हैं। तो 100% कितना होगा 1000, किसी को कोई दिक्कत? और 100% कोई तो तुम फुल मार्क्स बोलोगे ना या टोटल मार्क्स बोलोगे? देखो बिना पेन पेपर के भी हमारे आंसर आ सकते हैं। मेरा टोटल मार्क्स कितना आ गया 1000। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बेटा वर्बली कर लेंगे, परसेंटेज का दूरी 10, मार्क्स का दूरी 100, 10 इज इक्वल टू 100, 1 इज इक्वल टू 10, 100 इज इक्वल टू 1000। नहीं हुआ क्या? और अगर तुम्हें कमजोरी लगे तो आप अल्टीमेट कितना इस्तेमाल करोगे पेन पेपर का, बस इतना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये तो डायग्राम जो है वो आप हर बार थोड़ी बनाओगे, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए डायग्राम का इस्तेमाल किया कि आप समझ पाओ कि जो मैं समझाना चाह रहा हूं उसका पिक्चर कैसा है। तो टोटल मार्क्स तो हमारे पास आ गया। अब अगर मैं पासिंग मार्क्स की बात करूं तो पासिंग मार्क्स कितना है सर? एक का वैल्यू कितना है सर? 10। एक का वैल्यू कितना है सर? 10 है ना? तो 70 का वैल्यू कितना होगा सर? 70 इंटू 10, 700 ना। और वो 70 मार्क्स कम लाया, यानी 70 मार्क्स ज्यादा ले आता तो पास हो जाता। तो हमारा पासिंग मार्क्स कितना हो गया? 770। सर आपने इसको ऑब्जेक्ट बनाया, सर आप इसको ऑब्जेक्ट बनाते तो तब भी आता। बेटा एक का वैल्यू कितना? 10, तो 80 का वैल्यू कितना? 800 आता ना। वो 30 मार्क्स ज्यादा लाया है, 30 मार्क्स कम कर दो तो तुम्हारा पासिंग मार्क्स आ गया ना। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? यहां आपने एक चीज सीखा, सर एक के पीछे भागो, रन फॉर वन, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वन। मैं सच कह रहा हूं बेटा, इस पे कमांड बनाइए, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस रेशियो, ऐसे साफ होगा, उड़ाएंगे हम लोग। दूसरा एक्स लेके सोच रहा, वैसे उड़ते उड़ते निकाल लेंगे। समझ में आ रहा है? एनीवेज, अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ नए सम्स की तरफ। क्वेश्चन को देखेंगे। In a group of persons, 70% of the person are male and 30% of the persons are married. Okay. If 2/7 of the males are married, then what fraction of the female is single? क्या क्वेश्चन है? कुछ भी नहीं है, खाली घुमाया है। कुछ भी नहीं है, सिर्फ घुमाया है। क्वेश्चन को देखेंगे हम। देखो, जब भी ऐसा सिचुएशन आए तो मान के चलो कि तुम्हारा जो टोटल है वो तो 100 ही होगा, होगा ना। अभी इसमें मेल कितने हैं? 70, और फीमेल कितने हैं सर? 30। कोई दिक्कत? क्योंकि इस स्टेटमेंट के हिसाब से 70% ऑफ द पर्सन, और ये कौन है? ये है पर्सन आर मेल। उसके बाद बोला 30% ऑफ द पर्सन आर मैरिड। अच्छा, ये बात की बात करेंगे। इफ 2/7 ऑफ द मेल्स आर मैरिड, तो अगर इसमें हम मैरिड और अनमैरिड को करें तो मैरिड कितना है? 2/7 किसका? 70 का, यानी 20 लोग मैरिड है। पक्का है ना? कितने लोग मैरिड है? 20। और अगर हम पर्सन में मैरिड खोजने जाए तो कितने लोग मैरिड है? 30% ऑफ द पर्सन आर मैरिड, यानी टोटल मैरिड कितना है? 30। मेल मैरिड कितना है? 20। तो फीमेल मैरिड कितना हो गया? 10। किसी को कोई दिक्कत है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? 30% ऑफ द पर्सन, पर्सन मतलब टोटल, आर मैरिड। तो टोटल अगर 100 है तो उसके 30% लोग मैरिड है, तो 30 लोग मैरिड हो गए। 2/7 ऑफ द मेल्स आर मैरिड, 2/7 ऑफ द मेल्स, तो मेल कितना मेरा कैलकुलेट हुआ? टोटल मेल है 70, तो 70 का 2/7 इंटू 70 कितना हो गया सर? 10 इंटू 2, 20 पीपल आर मैरिड। तो अगर 20 मैरिड है तो मेरा अनमैरिड निकल जाएगा, लेकिन अभी इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत होगा तो मेहनत करेंगे।
अभी आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा, फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ द फीमेल सिंगल। सिंगल, अच्छा सिंगल की बात तो बाद में करेंगे। फीमेल कितने हैं 30, इसमें मैरिड कितने हैं 10, तो अनमैरिड कितने हो गए 20। क्या सुनो, कितने मैरिड हो गए, अनमैरिड हो गए 20। कोई दिक्कत है तो बोलो। तुम्हारे पास पूरा डेटा सामने आ गया, सारा डेटा मैंने आपके लिए निकाल के बाहर कर दिया। अभी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला कि कौन सा सम किस मतलब क्या डेटा कहां यूज करना है। गेटिंग माय पॉइंट में क्या बोल रहा हूं? तो इसमें आगे डेटा का इस्तेमाल करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। अब आपका सवाल ये है कि कितने लोग यहां पर मैरिड है, यही तो सवाल है ना कि कितने लोग यहां पर, सॉरी व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द फीमेल इज मैरिड, यही तो क्वेश्चन है। बताइए कितना होगा, कोशिश करिए, जरूर आपको अपना आंसर मिलेगा। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर पाएंगे। एक बार सोच के बताइए कि ऑप्शन क्या होगा। बेटा टोटल फीमेल्स कितने हैं, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या है, फीमेल सिंगल कितना है, तो बेटा सिंगल फीमेल्स कितने हैं 20 और टोटल फीमेल्स कितने हैं 30, तो फ्रैक्शन क्या आया 2/3। वो तो गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? डेटा को तोड़ो और तोड़ने के लिए 100 मानो। क्लियर टू ऑल? चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अ कैंडिडेट अटेम्प्टेड 12 क्वेश्चंस एंड सिक्योर्ड फुल मार्क्स इन ऑल ऑफ देम। 12 क्वेश्चन उसने अटेंड किया और सब में उसने फुल मार्क्स लाया। इफ ही obtained 60% इन द टेस्ट, ईच क्वेश्चन कैरिड इक्वल मार्क्स। एक बात बताओ ना, 12 क्वेश्चन जब हम अटेम्प्ट करेंगे तभी तो 60% आएगा, बोलो ना। या मैं ऐसे बोल दूं 60% कब आया, जब हमने 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। बोलने का तरीका बदलो। आपसे क्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो जाएंगे इसमें, तो टोटल मतलब 100%। एक क्वेश्चन इज इक्वल टू 12/60, तो 100% इज इक्वल टू 12/60 इंटू 100, तो यहां से गया 5 टाइम्स, यहां से गया 20 टाइम्स, आंसर इज 20 क्वेश्चन। और आपको ये बताकर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये यूपीएससी 2010 का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन समझा, एक का पीछे मतलब इसके लिए पेन पेपर लगेगा क्या भैया मेरे। 12 क्वेश्चन तुमने अटेम्प्ट किया, सब में फुल मार्क्स मिला, कोई गलती नहीं है, प्रॉब्लम एकदम सिंपल है। 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो 60% मिला, या मैं बोलूं 60% कब मिला, जब तुमने 12 क्वेश्चन किया। तो 60% इज इक्वल टू 12 क्वेश्चन, 1% इज इक्वल टू 12/60 क्वेश्चन, सॉरी 12/60, so 100% is equals to 20 क्वेश्चन। होप इट इज क्लियर, बात क्लियर है? ओके सर, वेरी गुड। The concept is going to very easy। आइए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट की। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट की जिसका नाम है रेट्स। रेट्स को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए होता क्या है, दो चीजें यहां पे सामने आती है। मान लो एक चीज, एक कोई भी चीज हो सकता है, एक प्राइस आर्टिकल हो सकता है, या पॉपुलेशन हो सकता है, या कमोडिटी हो सकता है, सैलरी हो सकता है, कोई भी चीज हो सकता है। अभी होता क्या है, ऐसा हो सकता है कि कभी भी हम इसको पहले एक बार बढ़ाए और फिर गिराए, यानी जब बढ़ाएंगे तो हम कहेंगे कि इंक्रीज हुआ, और फिर इस पॉइंट पे, इस पीक पे पहुंचकर हम जाकर डिक्रीज करेंगे। हो सकता है, या ऐसे भी हो सकता है हम पहले किसी चीज को गिराए यानी डिक्रीज करे और फिर इंक्रीज करे, पक्का है। या ऐसे भी हो सकता है कि हम एक पर्टिकुलर चीज को पहले बढ़ाए और फिर और बढ़ाए, यानी जब भी होगा, कहने का मतलब क्या, जब ये बढ़ाया गया, एक बार मैं कलर चेंज करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, हाइलाइटर यूज करके समझाने की कोशिश कर रहा हूं।
जब ये बढ़ाया गया तो ये बढ़ाना हुआ इस पे, और जब ये बढ़ाया गया तो ये बढ़ाना हुआ इस पे। इट इज क्लियर। सेम वे जब ये डिक्रीमेंट हुआ तो ये इस पे हुआ, और फिर जब ये इंक्रीमेंट होगा तो ये इस पे होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? सेम वे जब ये बढ़ा तो ये इस पे बढ़ेगा, और फिर जब ये बढ़ा तो ये इस पे बढ़ेगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है? डायग्राम को समझिए प्लीज। नाउ तो जब भी ऐसा सिचुएशन आए कि एक पर्टिकुलर आर्टिकल बढ़ाया जाए फिर घटाया जाए, या घटाया जाए फिर बढ़ाया जाए, या 2 बार बढ़ाया जाए या 2 बार घटाया जाए, तो मेरे पास 2 कंसेप्ट आता है, ठीक है? और उस कंसेप्ट को कहते हैं रेट्स। रेट को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है सेम रेट और एक होता है ऑपोजिट रेट, सॉरी डिफरेंट रेट। जब मैं सेम रेट की बात करता हूं तो वो सेम रेट का डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन हो सकता है, या तो सेम डायरेक्शन हो सकता है। मैं इसमें बात करूंगा, चिंता ना करें, आप इसको पहले कॉपी कर लें। देखो रेट्स के अंदर में सेम रेट मतलब 10% से बढ़ाया गया, 10% से घटाया गया, तो रेट जो है वो सेम है। क्या समझ में आया? 10% से बढ़ाया गया और 10% से घटाया गया, तो रेट जो है वो क्या है? सेम। 20% से बढ़ाया गया, 20% से घटाया गया, रेट क्या है? सेम है, 20-20 पक्का। 15% से बढ़ाया गया फिर 20% से घटाया गया, 15% से इंक्रीज हुआ, 20% से डिक्रीज हुआ, रेट क्या है? डिफरेंट है। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? तो रेट का मतलब तो समझ गए, दोनों नंबर्स को देखना है, सेम है कि अलग अलग। अलग अलग है तो डिफरेंट रेट, सेम है तो सेम रेट। अब सेम रेट में आगे क्या देखेंगे कि क्या ऑपोजिट डायरेक्शन है। ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब ये हुआ, क्या सर पहले बढ़ाया गया और फिर गिराया गया, या सर पहले गिराया गया या और फिर बढ़ाया गया, ऐसा हो सकता है। सेम डायरेक्शन क्या कहता है कि पहले बढ़ा फिर बढ़ा, घटा और फिर घटा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? डिफरेंट रेट में नो नीड टू चेक द डायरेक्शन, नो नीड टू चेक द डायरेक्शन। देखो मैं क्या कह रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल 10% इंक्रीज फिर 10% डिक्रीज, 15% डिक्रीज, 15% डिक्रीज, 15% डिक्रीज, 15% इंक्रीज, 20% इंक्रीज, 25% डिक्रीज, 15% डिक्रीज, 20% डिक्रीज। मैं तुमको एक एग्जांपल समझा रहा हूं मेरे भाई, चीजों को समझने की कोशिश करिए। जैसे ही आप चीजों को समझने लगते हैं ना, चीजें आपके लिए आसान होती जाती है। गेटिंग माय पॉइंट? अभी एक सेकंड प्लीज, यहां पर आपने क्या देखा? मैंने क्या कहा था, पहले रेट देखोगे कि डायरेक्शन देखोगे? सर पहले मैं रेट देखूंगा। पहले मैं क्या करूंगा? रेट देखूंगा। तो मैं यहां पे 2 चीज देख रहा हूं, रेट और दूसरा देख रहा हूं डायरेक्शन। रेट यहां पर क्या है? पहले वाले केस में रेट क्या है सर? 10 और 10 यानी सेम रेट, 15-15 सेम रेट, 15-15 सेम रेट, 20-25 डिफरेंट रेट, 15-20 डिफरेंट रेट। पहला बात तो क्लियर हो गया रेट को लेके। सर डिफरेंट है तो डायरेक्शन चेक करने का जरूरत अपने को नहीं है। अभी यहां पर क्या दिखा? पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन, बढ़ा फिर घटा। पहले डिक्रीज फिर भी डिक्रीज, सेम डायरेक्शन, यानी दोनों का डायरेक्शन सेम है डिक्रीज की तरफ। पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज, ऑपोजिट डायरेक्शन। अभी बोलो ये बात समझ में आ गया? मैंने आपको लिस्ट ऑफ एग्जांपल्स दिया, इस पे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, हर 1 साल 2 साल के गैप में क्वेश्चन डाल देना, तो इस पे प्लीज एकदम अच्छे से फोकस करिएगा। क्लियर है? अभी ये तो समझ में आ गया। तो देखो इसको करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है।
अगर ऑपोजिट डायरेक्शन है तो आर स्क्वायर बाई 100 एंड देयर इज ऑलवेज अ डिक्रीज, देयर इज ऑलवेज अ डिक्रीज, ऑलवेज। सर पहले पढ़े फिर गिरे तब भी डिक्रीज, पहले गिरे फिर बढ़े तब भी डिक्रीज। समझ में आ रहा है? कोई भी सिचुएशन हो डिक्रीज ही हो। सर कैसे? एक बार चेक करिएगा। मान लो 100 रुपए का आर्टिकल है, 20% से मैंने इंक्रीज किया तो ये कितना हो गया मेरे भाई? इस पोजीशन पे 120 हो गया। अब इस पे अगर मैं 20% वापस गिरा दूं तो जब 20% गिराऊंगा तो 120 का 20% होगा 24, यानी ये कितना हो गया? 96। क्या दिखा मेरे भाई? अल्टीमेट चेंज कितना हुआ? 4 रुपीज का डिक्रीज। परसेंटेज चेंज कितना हुआ? 4 रुपीज का जो डिक्रीज हुआ, ओरिजिनल वैल्यू क्या है? 100, 4/100 इंटू 100, तो कितना आया? 4% का डिक्रीज आया। पक्का? सर प्रूफ करिए दूसरे सिचुएशन पे। मान लीजिए 100 है, पहले मैंने डिक्रीज कर दिया 20% से, 20% से डिक्रीज कर दिया तो अब ये कितना हो गया मेरे भाई? 80। अब आप फिर इंक्रीज करेंगे तो जब आप इंक्रीज करेंगे तो आप 80 पे चेंज करेंगे। इंक्रीज कितना से? 20% से। 80 का 20% होता 16, यानी ये हो गया 96। अल्टीमेट आप फिर देख रहे हैं कि चेंज 4 रुपए का ही हुआ। तो सिचुएशन कोई भी हो, पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज या पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज, देयर इज ऑलवेज अ डिक्रीज, देयर इज ऑलवेज अ डिक्रीज। अब हमने क्या कहा कि आप इतना मेहनत ना करें। रेट क्या है मेरे भाई? 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर डिवाइड बाई 100, तो 20 का स्क्वायर होता है 400, 400 बाई 100 दैट इज 4। आ गया ना आंसर, चाहे यहां हो चाहे यहां हो। एंड देयर इज ऑलवेज अ डिक्रीज। पक्का है? क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गया होगा। A shopkeeper sells 2 tables. He's earned a profit of 20% on one and a loss of 20% on the other. एक पे 20% का प्रॉफिट हुआ, दूसरे पे 20% का लॉस हुआ। तो क्या दिख रहा है मुझे? एक बार वो प्रॉफिट 20% है और एक बार वो लॉस 20% है ना? तो जब ऐसा सिचुएशन है तो हमने क्या कहा था कि आर स्क्वायर का 100, तो 20 का स्क्वायर डिवाइड बाई 100, 400 डिवाइड बाई 100 दैट इज 4%। और क्योंकि इस सिचुएशन में देयर इज ऑलवेज अ डिक्रीज, तो यहां तो डिक्रीज शब्द नहीं यूज करेंगे, यहां लॉस यूज करेंगे, तो आंसर विल बी 4% लॉस। बेटा यूपीएससी का क्वेश्चन है, मैं अपने मन से दे रहा हूं। मेरे हिसाब से ये कौन सी ईयर में है मैं ये भी बता देता हूं आपको। 1 मिनट होल्ड पे रहिए। बट ये श्योर है कि यूपीएससी का क्वेश्चन है, इसमें मैं कोई शक नहीं है मुझे। मिल नहीं रहा, लेकिन ऐसा टाइप का क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में भी पिछले साल भी पूछा था। एनीवेज, ओके क्लियर है? देखो सेम चीज, 10% का प्रॉफिट 10% का लॉस, मुंह जवानी होगा। 10% का प्रॉफिट 10% का लॉस, 10 का स्क्वायर 100, 100 बाई 100 1, एंड दिस टाइप ऑफ सम देयर इज ऑलवेज अ डिक्रीज, सफर्स अ लॉस ऑफ 1%। मुंह जवानी करना है मेरे भाई विद इन अ सेकंड, ठीक है? आइए अब इस पे मैं सेम रेट तो आपको बता दिया, सेम रेट में ऑपोजिट डायरेक्शन भी मैंने आपको बता दिया। अभी सेम रेट में सेम डायरेक्शन और ऑपोजिट डायरेक्शन, तो इन दोनों के लिए सेम फॉर्मूला यूज होता है। और वो फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी, या इसको कोई बच्चे ऐसे भी पढ़ते हैं R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू R2 अपॉन 100। जो दो डिफरेंट रेट है वो दोनों को प्लस कर लो अगर पॉजिटिव है, और फिर आपस में मल्टीप्लाई कर लो। तो इस पे कोई दिक्कत नहीं है, मैं इस पे भी सम्स करवा दूंगा। सर हम किसको R1 लेंगे किसको R2 लेंगे? तुम्हारा मर्जी भैया, जिसको जो ले लो। पक्का चीजों को समझना। अगर ये दोनों पॉजिटिव है, दोनों बढ़ रहा है, तो दोनों प्लस प्लस हो जाएगा। अगर ये दोनों घट रहा है तो दोनों माइनस माइनस हो जाएगा। मान लो अगर एक बढ़ रहा है और एक घट रहा है, तो जिसको तुमको प्लस करना प्लस करो, जिसको माइनस करना माइनस करो। तो कंसेप्ट क्लियर है क्या?
R1 और R2 आपके हिसाब से रखना है, और ये बात समझ के रखना है कि जो प्लस होगा उसमें प्लस और जो माइनस होगा उसमें माइनस। देखिए यहां पे क्या दिख रहा है, अ फार्मर इज इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ हिज रेक्टेंगुलर फील्ड बाय 25%। तो इंक्रीज कितना से हुआ है, 25% से, यानी इसको हम प्लस बोलेंगे क्योंकि इंक्रीज है। और ब्रेथ के साथ क्या हुआ है, ब्रेथ को ये लोग रिड्यूस किया है, डिक्रीज किया है, कितना से, 15% से। यानी पहले तो ये बताओ कि यहाँ पे रेट्स क्या है, सेम है कि डिफरेंट है। सर रेट्स यहाँ पर डिफरेंट है। जब रेट आपके डिफरेंट है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, ए एंड बी का कंसेप्ट। आइए लगाते हैं। तो मैंने माना कि ए को, इसको प्लस और इसको माइनस, फिर प्लस 25 इंटू माइनस 15 बाई 100। जब एक माइनस हो तो ये सिंबल भी चेंज हो जाता है, याद रखना। 25 माइनस 15 कितना हो गया, 10। इसको यहां से सॉल्व करेंगे तो 4, और यहां से आया तुम्हारा 3.75। तो ये हो गया तुम्हारा माइनस, क्योंकि प्लस और माइनस बन जाएगा माइनस 3.25, दैट इज 6.25%। अभी जो वैल्यू तुम्हारे पास आया है वो पॉजिटिव में आया तो इंक्रीज, अगर वो नेगेटिव आता तो वो डिक्रीज। तो समझ में आ गया क्या? गेटिंग माय पॉइंट। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में ये दे दे, रेडियस ऑफ अ सर्कल is increased by 25% या 20% कर देते हैं। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया। अब अगर मैं इसको कंसेप्चुअली जाऊं, ट्रेडिशनल मेथड्स फॉलो करूं, तो मैं ये मान लूं कि लेट द रेडियस बी। अब कई बच्चों के अपने अपने कंसेप्ट होते हैं, कोई x लेगा, कोई 1 लेगा, कोई 100 लेगा, कोई 10 लेगा, कोई जिसको मन रहेगा कैटरीना कैफ लेगा, जिसको जो मन करेगा वो बोलेगा, है कि नहीं? तो लेने के लिए, लेट करने के लिए तो कोई लिमिटेशन कभी है ही नहीं। तो चलो जो तुम्हारा मन करे मैं वही ले लेता हूं। मैं मान लेता हूं कि रेडियस मेरा 10 है। तो मेरा इस सिचुएशन पे एरिया क्या आया, एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई मतलब हो गया 3.14 या 22/7 इंटू 100, या मैं ऐसे कह दूं 100 पाई। मैं पाई को सॉल्व नहीं कर रहा हूं, जो समझदार होगा, जो समझदार नहीं होगा वो बैठ के 22/7 को काटेगा या 3.14 से मल्टीप्लाई करेगा। बट मुझे ये पता है कि मैं पाई को सॉल्व करके क्या ही मुझे मिल जाएगा। फिर आपका जो न्यू होगा, न्यू रेडियस जो होगा वो क्या होगा, 10 का 20% बढ़ गया तो 12 हो गया। तो अभी तुम्हारा एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, दैट इज 144 पाई। यस और नो? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो अभी कितने का चेंज हुआ, चेंज कितने का हुआ, 44 पाई का। परसेंटेज चेंज कितने का हुआ, 44 पाई जो चेंज हुआ वो ओरिजिनल क्या है, ओरिजिनल तो 100 पाई ही है, इंटू 100। तो पाई पाई कट गया, 100 कट गया, यानी 44% का इंक्रीज हुआ। ये है तुम्हारा तरीका मेंसुरेशन में। मैं इसको क्या कर रहा हूं, सर अगर रेडियस है तो रेडियस में अगर एक साइड 20% से बढ़ेगा या घटेगा तो दूसरा वाला भी तो बढ़ेगा या घटेगा ना। ऐसा तो नहीं है ना कि पहला वाला बढ़ गया तो दूसरा वाला घट जाएगा, या ऐसा भी नहीं है कि दूसरा वाला घट जाएगा तो पहला वाला बढ़ जाएगा। दे बोथ विल मूव इन द सेम डायरेक्शन and the rates are same. Yes or no? The rates are same. Agree everyone? Okay sir. तो क्या मैं ये फॉर्मूला यूज कर लूं? कौन सा सर? आइए ना, ये वाला 20 plus 20, they both are moving in same direction, और दोनों को दोनों इंक्रीज किया है। प्लस 20 इंटू 20 डिवाइड बाई 100, तो ये 0 0 0 0 कट गया, ये तुम्हारा आया 40, ये तुम्हारा आया 4, आंसर आ गया 44%। और पॉजिटिव है तो इंक्रीज है। क्या हमने वही चीज पढ़ा नहीं
जो आप ट्रेडिशनल से इतने लंबे कंसेप्ट में गए वो तो मैंने 10 ले लिया, x ले लेते तो x को तो आप और कहां लेके जाते वो आप ही जानते हो। गेटिंग माय पॉइंट? सो द कंसेप्ट शुड बी प्रॉपर्ली क्लियर्ड, राइट? ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे विद आवर नेक्स्ट कंसेप्ट एंड दैट इज, आइए इसमें थोड़ा सा क्वेश्चंस को देख लेते हैं। देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन अ पर्टिकुलर क्लास, 60% स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, 30% प्ले फुटबॉल एंड 10% स्टूडेंट्स प्ले बोथ द गेम्स। नाउ एक बात को समझिए, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए, हालांकि इसको करने वाला बहुत आसानी से भी कर सकता है, थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। 60% प्ले क्रिकेट, 30% प्ले फुटबॉल, राइट, एंड 10% जो है वो बोथ है। अच्छा, ये जो बोथ वाले हैं वो ये भी खेलते होंगे और ये भी खेलते होंगे, या मैं ऐसे कहूं कि वो इसके अंदर में भी इंक्लूडेड है और इसके अंदर में भी इंक्लूडेड है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मैं इस सब को प्लस कर दूं तो क्या दिखेगा कि 2 बार जो चीज इंक्लूड हुआ है हम उसको रिपीट कर रहे हैं। कर रहे कि नहीं कर? क्या मेरी बात समझ में आ रही? लॉजिक क्या कहता है कि इसको आप 2 तरीके से कर सकते हो। आप ये पता करो कि ओनली क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं। तो ओनली क्रिकेट, अगर 60% लोग क्रिकेट खेल रहे हैं और 10% लोग दोनों खेल रहे हैं तो ओनली क्रिकेट 50% लोग ही खेलते होंगे। ओनली फुटबॉल खेलने वाले कितने लोग हैं? तो सर अगर 30% लोग फुटबॉल खेल रहे हैं और 10% दोनों गेम खेल रहे हैं, मतलब 30 माइनस 10, 20% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल खेल रहे हैं। तो ये हो गया ओनली। और बोथ वाले कितने हैं? 10। तो क्या मैं ये कह दूं कि इतने ही लोग हैं जो गेम खेल रहे हैं? 50, 70 और 10, 80% लोग जो है वो गेम खेल रहे हैं। अच्छा, क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये 80% लोग एक गेम खेल रहे हैं? नहीं। क्या मैं ये कह सकता हूं कि 80% लोग 2 गेम खेल रहे हैं? नहीं। मैं क्या कहूंगा? 80% लोग ऐसे हैं जो एक या एक से अधिक या 1 और 2 गेम्स, ईदर ऑफ द गेम्स दे आर प्लेइंग, मतलब कुछ ना कुछ तो कर रहा है। एक गेम खेले, 2 गेम खेले, बट खेल रहा है। तो कितने हैं जो कुछ नहीं कर रहा है? नाइदर कितने हैं? टोटल कितना परसेंट होता है मेरे भाई? 100%। तो 100% में से 80% खेल रहा, तो नहीं खेलने वाला कितना हो गया? 100 माइनस 80, दैट इज 20% लोग। यस सर, 20% लोग ऐसे हैं जो कोई भी गेम नहीं खेल रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 100, तो 100 का 20% इज 20। क्लियर है क्या? नंबर्स पूछा है, परसेंटेज नहीं, तो नंबर्स में कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ तो 100 था इसीलिए 100 इंटू 20% किया। 500 होता तो 500 इंटू 20% करते, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, इसको हम एक और अप्रोच से करते हैं, ए प्लस बी माइनस ए यूनियन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी। यही तो हम पढ़े हैं ना, ए यूनियन बी का फॉर्मूला, ए प्लस बी माइनस, ए में कितने लोग हैं? अच्छा, ए जब मैं बोलता हूं तो इसका मतलब ओनली ए नहीं, ए मतलब ये ए जो है ये 60%, 60 30 माइनस 10 तो कितना हो गया? 80 आया ना। कहने का मतलब है, लॉजिक क्या है, चीजों को समझो। ये जो 10 है इसमें भी इंक्लूडेड है, इसमें भी इंक्लूडेड है ना। 2 बार हम प्लस नहीं करेंगे, हम एक बार तो इंक्लूड करेंगे लेकिन 2 बार इंक्लूड नहीं करेंगे, तो किसी एक से माइनस करना होगा, इसीलिए हमने कॉमन को एक बार माइनस कर दिया। तो क्या हुआ? दोनों में से कोई एक से निकल गया, मुझे ये मैटर नहीं करता कि किससे निकला। लॉजिक समझ में आ रहा? ये जो कॉमन है ये क्रिकेट में भी है, फुटबॉल में भी है।
अगर हम क्रिकेट और फुटबॉल को ऐड कर दे तो वो जो 10 वाला जो कॉमन है वो 2 बार ऐड हो गया। एक बार हटा दो क्योंकि डबल एडिंग नहीं करना है। हटाने के लिए कॉमन मतलब वो कॉमन हटाओ यानी इंटरसेक्शन हटाओ, हटा दिया, आंसर आ गया। ओके, तो दिस वाज द लॉजिक कि मैं आपको कैसे चीजों को क्लियर कर पाऊंगा, है कि नहीं। देखो, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये सब डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है। इन अ टाउन 25% फैमिलीज ओन अ फोन, 50% ओन अ कार, 65% families own neither a phone nor a car। पक्का? तो बेटा एक बात बताओ, नाइदर वाले कितने लोग हैं? 65%। नाइदर मतलब कुछ नहीं रख रहा। तो आइदर वाले कितने लोग हुए? ईदर वाले कितने लोग हो गए? 35%। ईदर का मतलब क्या हुआ? कुछ ना कुछ, या तो फोन या तो कार या तो दोनों। पक्का ना? तो इस ईदर को ही तो मैं ए यूनियन बी बोलता हूं, अभी पढ़ के आया था मैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 25% फैमिली जो फोन यूज कर रहा है, 15% फैमिली कार यूज कर रहा है, यानी टोटल 40% फैमिली है जो फोन और कार यूज कर रहा है। बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 35% ही यूज कर रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 5% लोग ऐसे हैं जो बोथ यूज कर रहे हैं। Are you getting my point? If it is not clear, hope this is clear. Neither or either. तो मैं ये जानता हूं कि either मतलब कुछ ना कुछ, that is A union B. A union B is A plus B minus A intersection B. And A intersection B is nothing but both. A union B is nothing but either. तो ये अगर 35 है, ये अगर 25 है, ये अगर 15 है, तो ये कितना आएगा? तो ये वही आएगा ना 5%। अभी समझ में आए? आगे क्या हो रहा है? 2000 families own both phone and a car। अच्छा बेटा, बोथ वाले को देखूं तो परसेंटेज में बात करूं तो 5% और वैल्यू में बात करूं तो 2000। तो अगर 5% 2000 है तो 1% कितना होगा? 2000 बाई 5, दैट इज 400। यस और नो? तो अभी मुझे ये बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहले एक स्टेटमेंट, अभी मैं यहाँ पे कोई कैलकुलेशन को होल्ड पे रखा हूं क्योंकि मुझे नहीं पता कि आगे क्या करना है कि नहीं। तो क्वेश्चन को पढ़ेंगे। 10% फैमिलीज ओन बोथ अ कार एंड अ फोन। नहीं सर, हमारा तो बोथ 5% आया, मतलब ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। 35% ओन्स ईदर अ कार और अ फोन। हाँ सर, हमारा भी 35% आया, मतलब ये स्टेटमेंट सही है। तो स्टेटमेंट नंबर 2 इज करेक्ट। 40,000 families live in the town। सर, एक लिव इन अ टाउन, टाउन मतलब टोटल। 1% अगर 400 है तो 100% क्या होगा? 100% विल बी 400 इंटू 100, दैट इज 40,000 होगा। होगा ना? यानी टोटल लोग कितने हैं? 40,000। ये भी सही है। यानी क्या सही है? 2 एंड 3 सही है, ऑप्शन नंबर सी। इस तरह के क्वेश्चन डेटा इंटरप्रिटेशन में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। होप इट इज क्लियर टू ऑल। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, कैसे करवा रहा हूं। तो ये जो परसेंटेज है ये डीआई में भी काफी काम आता है।
अभी एक कंसेप्ट आता है चेंज। सर ये क्या चीज? देखो, मान लो मैं तुमको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि अगर ये दो बंदे हैं ए और बी, ए को आया 400 मार्क्स और बी को आया 500 मार्क्स, तो देखो दोनों के नजरिए बदल जाएंगे। ए क्या बोलेगा कि बी का कितना परसेंट ज्यादा है, तो ए से कितना ज्यादा है, 100 मार्क्स ज्यादा है, और बी से बी क्या बोलेगा, 100 मार्क्स कम है। लेकिन परसेंटेज में बात करें तो अंतर आ जाएगा। ए अगर अपने टर्म्स में देखेगा तो बोलेगा 100 मार्क्स यानी 400 पे ज्यादा है, यानी 25% ज्यादा है कि नहीं। और बी अगर इस बात को बोलेगा तो बोलेगा कि 100 मार्क्स ज्यादा है लेकिन 500 पे तुम ज्यादा हो, यानी 20%। कहने का मतलब हुआ कि जिस चीज पे, बड़े वाले चीज पे 20% है, वो छोटे वाले चीज पे 25। या मैं ऐसे कह दूं कि सर अगर 400 से 25% बढ़ाइएगा ना तो 500 आएगा, लेकिन 500 से 25 करिएगा तो आपका 400 से कम हो जाएगा। ये अभी हम पढ़ के आए। लेकिन अगर 500 से 20% डिक्रीज करिएगा ना तो 400 पे वापस पहुंच जाइएगा। क्या इस बात को समझ पा रहे हो आप? पक्का? श्योर है? अभी अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई मेरे को ये बताओ कि मान लो आप किसी कमोडिटी को खरीदते हो और उसका प्राइस जो है वो 20% से इंक्रीज हो गया, तो ऑब्वियस बात है कि आपको अपना कंजम्पशन डिक्रीज करना पड़ेगा। कब? जब आपका एक्सपेंडिचर चेंज नहीं होगा। एक्सपेंडिचर अगर चेंज नहीं होगा तो आपको अपने कंजम्पशन को डिक्रीज करना पड़ेगा, वरना दूसरा ऑप्शन तो यही है कि महंगाई बढ़ते जा रही है, हम अपने खर्चे को बढ़ा रहे क्योंकि कंजम्पशन को चेंज नहीं कर पा रहे। बट अगर आप अपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को चेंज नहीं कर सकते ड्यू टू सम कांस्टेंट, तो आपको अपने कंजम्पशन को डिक्रीज करना पड़ेगा। पक्का है बात मेरी? तो एक बात बताओ, मान लो अगर मैं ये मान लू कि एक्सपेंडिचर जो है वो आपका 600 रुपया है। कितना है मेरे भाई? 600। तो पहले अगर 100 रुपया चलता था तो आप 6 केजी खरीदते थे। मान लो 100 रुपया पर केजी। समझो बेटा, फॉर्मूला रटने से नहीं होता। मान लो आपका एक्सपेंडिचर को मैंने कांस्टेंट किया और मान लेते हैं कि 100 रुपया केजी चल रहा था तो 6 केजी आप खरीदते थे। जब 20% इंक्रीज हुआ तो आप कितना केजी खरीदे? क्या आप 6 केजी खरीद सकते हैं? नहीं। आप कितना केजी खरीदे? 5 केजी। कोई दिक्कत है क्या? क्या दिखा? जब आपका कंजम्पशन 20% से इंक्रीज हुआ तो आप, सॉरी, प्राइस आपका 20% से इंक्रीज हुआ, आपको अपना कंजम्पशन ऑटोमेटिकली डिक्रीज करना पड़ा ना। कितना डिक्रीज हुआ? 1 केजी का डिक्रीज हुआ। यस। अभी ये जो 1 केजी है ये किस पे डिक्रीज हुआ? 6 केजी पे हुआ, तो 1/6 दैट इज 16.67% का डिक्रीज करना पड़ा कंजम्पशन को। पक्का बात? होप इट इज क्लियर? तो इसको हम बड़ा सिंपल तरीके से फॉर्मूला पे पढ़ सकते हैं। क्या फॉर्मूला है?
फॉर्मूला है r डिवाइडेड बाई 100 प्लस r डिवाइडेड बाई 100 माइनस r। अगर हमें पता है कि जब किसी डेनोमिनेटर को आप इंक्रीज करोगे तो हमारा वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, और जब आप अपने डेनोमिनेटर को डिक्रीज करोगे तो आपका वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। मतलब अगर डिक्रीज निकालना है तो ये फॉर्मूला, और इंक्रीज निकालना है तो ये फॉर्मूला। डिक्रीज के जगह पर लेस निकालना है तो भी सेम मतलब है, इंक्रीज के जगह पे मोर निकालना है तो भी सेम मतलब, दे आर द सिनोनिम्स, राइट। तो अगर मैं इस कंसेप्ट को जाऊं, कहा गया मेरे भाई कि कमोडिटी मेरा 20% से प्राइस इंक्रीज हुआ था ना, तो मेरे को कंजम्पशन ऑटोमेटिकली डिक्रीज करना पड़ा, क्योंकि अगर पहले वाला इंक्रीज हुआ है तो ये बात तो सही है कि अब अपना कंजम्पशन डिक्रीज करना। डिक्रीज मतलब पहला फॉर्मूला 20 डिवाइडेड बाई 120 इनटू 100, तो ये कितना आया 1/6, और 1/6 होता है 16.67% हुआ ना। देखो ना यहाँ पे इनटू 100 कर देना ताकि आप परसेंटेज में चीजों को कन्वर्ट कर लो। मेरी बात समझ में आ रही है? आइए कुछ और क्वेश्चन इस पे एक बार देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैंने काफी क्वेश्चंस आपके लिए दिया है, प्लीज इसको जरूर करिएगा, क्लासेस करना होगा। देखो क्या बोला, पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज हुआ तो बट ऑब्वियस है भैया कंजम्पशन डिक्रीज होगा, तो बोल भी रहा है कंजम्पशन इंक्रीज होगा और एक्सपेंडिचर अनचेंज है, तो फॉर्मूला क्या होगा 20 डिवाइडेड बाई 120 इनटू 100, 1/6 दैट इज 16, 2/3%। यस और नो, 16.67 को 16 2/3 बोलते तो वो सॉल्व हो जाएगा। कितना आसान है ये सम्स, सिर्फ बड़ा। देखो मैं चाहता तो पहले फॉर्मूला ही बता देता, कौन मना किया मुझे बताने से, बट मैंने आपके लिए क्या किया, मैंने आपके लिए पहले कंसेप्ट लाया कि भाई मेरे कंसेप्ट को समझो। देखो क्या बोल रहा है, टेलीविजन का प्राइस जो है वो 25% से इंक्रीज हुआ, तो अपने then by what percent the new price should be reduced to bring the price back to the original level। भाई मेरे 25, अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था ना कि 25% से बढ़ाए हो, अगर 25% से गिरा दोगे तो तुम गए हो, तुम तो नीचे चले जाओगे। तो अगर आप 25% से बढ़ाए हो तो कितना से डिक्रीज करोगे, तो 25 डिवाइडेड बाई 125, 1/5 इनटू 100 दैट इज 20%। ठीक है मेरे भाई, चीजें समझ में आते रहना चाहिए। चाहे तो मैं इसके लिए और एक जादू दिखा सकता हूँ, बट वो क्या है, सबको ही सब चीज 10 बार देखिएगा तो शायद प्रॉब्लम हो जाएगा। देखो बड़ा लॉजिक सिंपल है, पहले तुम्हारा रेशियो क्या था 1/4, 25% का मतलब क्या होता है 1/4, हाँ या ना। जब भी आपको चीजें डिक्रीज करनी है तो इस डिनोमिनेटर में +1 कर दीजिए, हो गया 1/5। 1/5 का मतलब ही होता है 20%। आइए ना पहले वाले को देखते हैं, आपका क्या था 20% यानी 1/5, डिक्रीज करना है तो डिनोमिनेटर में इंक्रीज कर दो 1/6, तो कितना हो गया 16.66%। भाई मेरे मैं तुमको तो जादू दिखा रहा हूं, जादू। एक सम्स और देखो क्वेश्चन को समझना, द बस फेयर एंड द ट्रेन फेयर टू अ प्लेस फ्रॉम कैलकाटा आर ₹2 and ₹3। तो बस फेयर कितना है 2 रुपया, ट्रेन फेयर कितना है 3 रुपया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, इफ द ट्रेन फेयर एंड द बस फेयर इज इंक्रीज्ड एट द रेट ऑफ 20, मतलब ट्रेन फेयर को 20% से इंक्रीज कर दो, तो जब ये 20% से इंक्रीज हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 रुपया 60 पैसा, और जब ये 10% से इंक्रीज होगा तो ये हो जाएगा 2 रुपया 20 पैसा। अब इनके बीच में रेशियो क्या है, तो रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है, 2 रुपया 20 पैसा, 3 रुपया 60 पैसा। डेसिमल हटा दो, दोनों 2 प्लेस पे, जीरो काट दो, 11 से गया 2 बार, 11 से गया 2 से गया 11 बार, और 2 से गया 18 बार, आंसर आ गया 11:8। कितना इजी क्वेश्चन है, बट कई बच्चे क्या करते हैं, इसको भी घुमा देते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। You have to do your sums. We will meet on Sunday with your live doubt session. जितने sums practice करो, कर सकते हो करो। We will meet on Sunday and I promise you कि मैं आपके maximum doubts को clear करूंगा।
आई प्रॉमिस यू, आई एश्योर यू। तो प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपना ख्याल रखिए। एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो प्लीज ये रिक्वेस्ट है कि इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने जितने ज्यादा से ज्यादा दोस्त हो सकते हैं, ग्रुप्स हो सकते हैं, एस्पिरेंट्स हो सकते हैं, उनको शेयर करें और उनसे कहे कि आप सीसेट का परेशानी की दिक्कत जो है परेशान ना हो, दिक्कत ना ले, पूरे चीजों को यहाँ कवर किया जाएगा विद लाइव डाउट सेशन, ठीक है, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ, एग्जाम्स के साथ, एंड एवरीथिंग इज कंप्लीटली फॉर यू ऑल, ठीक है। थैंक यू सो मच, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।